हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लाइव हुआ हूं आपकी 26th क्लास की सीरीज को लेकर। 26वीं क्लास है आज, सो इट्स 26th क्लास टुडे एंड विल बी डिस्कसिंग सन इन जेमिनी लग्ना, आई मीन सन इन ऑल हाउसेस ऑफ जेमिनी लग्ना, इसके बारे में बात करेंगे। और एंड में हम वास्तु शास्त्र के बारे में आज बहुत सी मजेदार बातें करने वाले हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू सो मच सीक्रेट्स ऑन वास्तु शास्त्र, राइट। तो उसके बारे में भी आज बात होगी। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं सबसे पहले हर बार की तरह पंकज अग्रवाल जी, हरे कृष्णा। अनंत कुमार जी, हरे कृष्णा। राहुल मनोचा जी जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। और 1-2 मिनट लग जाते हैं हमें एज द स्टूडेंट्स कम। कौशिक बैनर्जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ पर हम आज जो हमारी डिस्कशन होने वाली है बहुत ही रोचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली, क्योंकि आज आपको प्लैनेट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स का पता लगेगा। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ और पॉजिटिविटी में विश्वास रखता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार नेगेटिव प्लेसमेंट, और अगर एक प्लैनेट को नेगेटिव लॉर्डशिप मिली है और नेगेटिव लॉर्डशिप मिलने के बाद उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपने कैसे लेने हैं, ये चर्चा आज इस एग्जाम्पल में होने वाली है। क्योंकि जेमिनी लगन के अंदर, मिथुन लगन के अंदर सूर्य देवता को जो डिपार्टमेंट मिला है वो एक संघर्ष का डिपार्टमेंट मिला है, मुश्किलों भरा डिपार्टमेंट इनको यहां पर मिला है। तो इसलिए आज बहुत सी चीजें आप इसमें सीखेंगे। हाउ टू जनरेट पॉजिटिविटी फ्रॉम नेगेटिविटी, किस प्रकार ज्योतिष जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव चीजों में से पॉजिटिविटी निकालता है। तो आपको इस पर्टिकुलर चीजों से आपको समझने का मौका आज मिलेगा, राइट। तो मैं ये चाहूंगा कि आप साथ ही शेयर कर दें आते ही, क्योंकि और शेयर करने के बाद जब आप लाइक करेंगे तो वो मुझे लिखा आ जाएगा कि आपने शेयर किया है। तो मैं ड्यूरिंग द वीडियो, जब आप ड्यूरिंग द वीडियो आप लाइक करते हैं किसी चीज को और शेयर करते हैं, तो आप जो है ज्यादा लोगों को जो जोड़ सकते हैं अपने साथ। सो आई वुड एक्सपेक्ट व्हाइल आई एम डूइंग दिस, जस्ट शेयर। पोस्ट का आपको लिखा आएगा, क्लिक ऑन पोस्ट एंड देन यू कैन शेयर इट। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं नीरज चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रियंका भंडारी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अलका दीदी जुड़ गई हैं घाना से, बहुत बहुत स्वागत आपका। सो अनदर 1 to 2 minutes will take and then we'll proceed this session, and by that time the other students will also come. So I would request you to share right now. I mean, if you're watching me, I mean on the real time basis, just share it right now so that we can have other students who can be attached with us. So here we have गौरव बग्गा जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। शेयर करने के बाद जब आप लाइक करेंगे तो जो है वो मेरे को दिख जाएगा कि आपने शेयर भी किया है और आपने लाइक भी किया है। सो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जेमिनी जो है, मिथुन जो लगन है, इसके अंदर आप किस प्रकार सूर्य के रिजल्ट ले सकते हैं, सूर्य को कौन सा स्थान मिला है मिथुन लगन के अंदर, और किस प्रकार आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका मिथुन लगन है और मिथुन लगन के अंदर सूर्य देवता आपके जिस भी घर में बैठे होंगे, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आज मैं बताऊंगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि सूर्य देवता मिथुन लगन के लिए नेगेटिव घर के मालिक हैं, एक ऐसे घर के मालिक है जो जीवन में संघर्ष पैदा करता है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है। आज आपको एक रियल लेसन मेरे से सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार हम नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। हाउ टू गेट पॉजिटिविटी आउट ऑफ द नेगेटिव प्लेसमेंट्स में से पॉजिटिविटी किस प्रकार लेकर आनी है, आज आपको यहाँ पर पता लगेगा। यहाँ पर नीरज जी कह रहे हैं प्लीज टीच अस अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स। यस, 100% आज मैं आपको एस्पेक्ट्स जो हैं, वो भी जो मैं प्लैनेट के एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं जरूर आपको आज सिखा दूंगा, क्योंकि एस्पेक्ट्स को समझना जीवन के अंदर बहुत ही जरूरी होता है।
क्योंकि ये जो दृष्टियां हैं, ये दृष्टियां ही आपके जीवन का आधार बनती हैं। तो मैं बिफोर वी स्टार्ट, मतलब इस सेशन से पहले मैं आपको छोटे से एक लेसन जो है एस्पेक्ट्स का मैं आपको दे देता हूं। हमारी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं, सो वी हैव 9 प्लैनेट्स, राइट, और 7 प्लैनेट जो हैं वो छाया ग्रह हैं। तो मैं यहां पर सन, मून, ठीक है, मार्स, मून, सन, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, ओके। तो सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, सो 1 2 3 4 5 6, और देन वी आल्सो हैव सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस एंड राहु एंड केतु। Okay, so we have these 7 planets with us. Okay, अब मैं इनके एस्पेक्ट्स, दृष्टियां आपको मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कशन करेंगे। So Mars is 478, okay, and we also have Jupiter 579. Okay, ये आपको याद रखनी है बिल्कुल, if you don't remember you will be in problem. और Saturn is 3710. Okay, and rest all of them we have 7 7 7 7, and for Rahu and Ketu we have again 579, but this is controversial. Okay, so ये जो aspects हैं ये आपके लाइफ में होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि aspects होते क्या हैं। Okay, so I would tell you what are the aspects. Okay, यहाँ पर राम शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। गगन खन्ना जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, एस्पेक्ट्स का एक पूरा सेशन होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, लेकिन आज नीरज जी ने पूछा है तो मैं इनकी बात जरूर मानूंगा। और यहाँ पर आपको बहुत जनरल व्यू एस्पेक्ट्स का आपको मैं आज देने वाला हूँ। देखिए, एस्पेक्ट का मतलब होता है दृष्टि। ओके, नाउ सपोज कीजिए ये ऋषि पराशर ने क्यों आपके जीवन में ये एस्पेक्ट लेकर आए। जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, ये 5 7 9 3 7 10, इन सब का क्या मतलब है, 4 7 8, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी एक प्लेनेट एक घर में बैठा होता है, राइट, मैंने आपको बार बार योग कारक और मारक की एक स्टेटमेंट आपको कही, और आपको वो स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखनी है। योग कारक प्लैनेट कौन से होते हैं, योग कारक ग्रह कौन से होते हैं? जहां बैठना, जहां जाना और जहां देखना, उस चीज में वृद्धि करना, इंक्रीज करना, एक्सपेंशन करना। अब जहां बैठने का मतलब तो आप समझ गए कि मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हैं, राइट। जहां चले गए यानी कि इस घर के मालिक थे लेकिन वो बैठ गए कहीं और जाकर, जहां बैठना, जहां जाना। अब तीसरा जो स्टेटमेंट था, जहां देखना, तो जहां पर आप देखते हैं वो आपकी दृष्टि कहलाती है। कुछ प्लैनेट्स की दृष्टि केवल एक घर पर होती है, कुछ प्लैनेट्स की दृष्टियां 3 घरों पे होती हैं। अर्थात जहां पर, यहां पर सूर्य देवता अगर यहां पर बैठे हैं तो उनकी अपने से केवल 180 डिग्री पे 7वीं दृष्टि ही होगी। सो wherever sun is sitting, it is going to look at 180 degrees straight, right? So if I'm here and I'm looking straight, it is exactly 180 degree from here, right? So 180 degrees like this here, 180 degree like this here, so exactly 180 degree. So सूर्य जो है हमेशा 180 डिग्री पे देखते हैं, चंद्रमा हमेशा 180 डिग्री पर देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा क्लियर हो गए आपको, इनकी दृष्टियां अपने से 7वें घर में होती हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। मंगल की दृष्टि जो है वो 4 7 और 8 अपने से 4थे घर पे, अपने से 7वें घर पे और अपने से 8वें घर पे। देखिए, आप जितने भी प्लैनेट्स हैं इनकी अपने से 7वें घर में तो दृष्टि बिल्कुल है। फॉर लुकिंग फ्रॉम स्ट्रेट टू द 7th हाउस, ऑल द प्लैनेट्स कैन सी एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए, सूर्य 7, मंगल 7, चंद्रमा 7, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, राहु, केतु, ऑल लुक एट स्ट्रेट 180 डिग्री 7वां घर। लेकिन मंगल
बृहस्पति और शनि, इनकी दृष्टियां में तीन तीन दृष्टियां एडिशनल है इनके अंदर। सो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टियां जो होती हैं वो बृहस्पति और शनि की मानी गई हैं। जब भी मंगल दोष को हमने निवारण करना होता है, नलीफाई करना होता है, मंगल दोष को काटना होता है, या आपको बृहस्पति की पॉजिटिव दृष्टि की जरूरत होती है, तो वहां पर ये दृष्टियां बहुत काम में आती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बृहस्पति देव की दृष्टि अपने से 5वें घर, अपने से 7वें घर और अपने से 9वें घर में पड़ती है। सो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान है तो यहाँ से जो 7th एस्पेक्ट होगा वो सीधा 9th हाउस की तरफ होगा, और यहाँ से बृहस्पति देव का 5वां 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा दृष्टि, और यहाँ से अगला जो एस्पेक्ट है 7 8 9 और यहाँ पे आएगा। तो बृहस्पति देवता की ये 3 दृष्टियां होंगी। तो जहां पर भी बृहस्पति अगर पॉजिटिव बैठे हैं उनमें बलाबल है और वो ताकत रखते हैं। तो अगर इस घर में कोई नेगेटिव चीजें घटित हो रही हैं या कुछ प्लैनेट्स शनि बैठ गए नेगेटिव होकर या प्रॉब्लमेटिक है, तो बृहस्पति की दृष्टि उनको शांत कर देगी, उनको बढ़िया कर देगी, उनको रिलैक्स कर देगी। ये होता है दृष्टि का मतलब। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कुछ बेनिफिक दृष्टियां होती हैं, कुछ बेनिफिक दृष्टियां नहीं। जैसे शनि की जो दृष्टि है, शनि का जो एस्पेक्ट है, काफी केसेस में नेगेटिव माना गया है, कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये पॉजिटिव एस्पेक्ट माना गया है। तो ये चीज देखिए, इसीलिए मैं आपको कहता था कि जो दृष्टियों का जो एस्पेक्ट्स का लेक्चर है वो कंप्लीटली हम एक डिफरेंट लेवल पे रखेंगे। 1 घंटे का लेक्चर होगा, क्योंकि जैसे शनिदेव की 3री 7वीं और 10th दृष्टि होती है, तो उस सर्कमस्टांसेस में 3री दृष्टि का अलग से मतलब है, 7वीं दृष्टि का अलग से मतलब है और 10th दृष्टि का अलग से मतलब है। तीनों दृष्टियों की जो पोटेंसी है वो डिफरेंट है। आई मीन अगर सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट है तो उसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू द 7th एस्पेक्ट एंड एज कंपेयर टू द 10th एस्पेक्ट। सो दिस इज where the astrology goes little higher and little more technical। तो यहाँ पर higher और technical level पे पहुंच जाती है, क्योंकि आप लेमैन लैंग्वेज में कोई भी झोला छाप पंडित या कोई भी पोंगा पंडित ये कह देगा कि 3री दृष्टि है जी, उसका ये सेम मतलब निकालेगा हमेशा, 3री दृष्टि का भी, 7वीं दृष्टि का भी और 10वीं दृष्टि का भी। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। 3rd दृष्टि के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, 7वीं दृष्टि किसी भी प्लैनेट से शनिदेव की है उसका अपना प्रोटोकॉल है, और जो 10th दृष्टि है, 10वीं दृष्टि शनिदेव की है, उसका अपना प्रोटोकॉल और अपना एक इंडिविजुअल मतलब है। तो इस चीज को समझने के लिए कम से कम 1 घंटे का स्पेशल लेक्चर आप लोगों के साथ में रखूंगा। तो यहाँ पर मेरा, अब नीरज जी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने जरूर उसका एक आंसर आप लोगों को दिया है यहाँ पर कि एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं। देखिए, इसको आपको रट्टा लगा लीजिए या याद कर लीजिए या टेक्निकली समझ लीजिए। देखिए, टेक्निकली समझकर याद रखना सबसे बढ़िया चीज मानी गई है, क्योंकि वो परमानेंटली आपके दिमाग में सेव हो जाता है, और परमानेंटली जब वो चीज सेव होगी, जैसे ही आपके सामने कोई कुंडली आएगी, आपके सामने एक अलग सा मैप छिप जाएगा, आपकी आंखों के सामने एक वर्चुअल मैप हो जाएगा कि ये देखो यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ देख रहे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, यहाँ इस कुंडली में देख रहे हैं, और इनके रिजल्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। जब आप स्टेटमेंट देंगे किसी को शनि के बारे में या बृहस्पति के बारे में, तो दृष्टियों को दिमाग में रखकर स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलेगी, और आपको भरोसा होगा कि आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ ज्योतिष वर्क। तो ये एस्पेक्ट्स बेसिकली मैंने समझाए हैं, लेकिन अगर मैं 3रा 7वां 10वां या गुरु का 5वां 7वां 9वां एस्पेक्ट अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का समय चाहिए, जिससे मेरा आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफर हो जाएगा। सो व्हाइल गो थ्रू द टुडेस टॉपिक, और इसको हम सैटरडे पे रखते हैं। जैसे हर एक मजेदार क्लास जो होती है वो सैटरडे को हम रखते हैं, जिसमें बहुत से क्वेश्चन एंड आंसर्स हम पूछते हैं। तो ये सैटरडे को दृष्टि वाला एक स्पेशल लेक्चर जो है मैं आपको समझाऊंगा, एनिमेशन करके कुछ समझाऊंगा कि किस प्रकार ऐसे टेढ़ा देखा तो उसका क्या मतलब है, इतने डिग्री पे देखा तो उसका क्या मतलब है, बिल्कुल सीधा देखा तो उसका क्या मतलब है, और यहाँ पर टेढ़ा देखा तो उसका क्या मतलब है। तो ये चीजें जो हैं आपको
टेक्निकली ऋषियों ने बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्पष्ट सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ दृष्टियों को देखकर उनको सेम स्टेटमेंट हर जगह देना एक अच्छा निर्णय, अच्छा एक डिसीजन नहीं होता है। तो दृष्टियां बिल्कुल ठीक हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके मतलब क्या है, पांचवी दृष्टि का क्या मतलब है, सातवीं दृष्टि का, नवीं दृष्टि का बृहस्पति का क्या मतलब है, इनके मतलब बिल्कुल अलग हैं, साइंटिफिक हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको मल्टीपल जगह पर अप्लाई किया जा सकता है, right? So these formulas can be applied in very different and lots of methods. मतलब केवल एक मेथड नहीं है इसका। सपोज कीजिए ये एक बेस फॉर्मूला है 5 7 9 3 7 10। अब ये बेस फॉर्मूला we can have 10,000 permutations and combinations from this particular formula। तो ये चीज ही ज्योतिष को एक्साइटिंग बनाती है, मजेदार बनाती है। तो यहाँ पर पंकज जी कह रहे हैं सैटरडे डन, बिल्कुल डन। सैटरडे को दृष्टियों का एक स्पेशल लेक्चर होगा, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, बहुत सी एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल में किसी सेलिब्रिटी का जो है हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे और दृष्टि के हिसाब से मैं समझाऊंगा कि शनि की दृष्टि पड़ी तो ये हुआ, बृहस्पति की दृष्टि पड़ी तो ये हुआ, सूर्य की दृष्टि पड़ी तो ये हुआ, शुक्र की दृष्टि पड़ी तो ये हुआ, राइट। तो वो उससे आपको जब भी हम एग्जाम्पल लेके किसी पर्टिकुलर चीज को समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है और फिर उन चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जब आप रिलेट करेंगे तो आपको कुंडली को देखना आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप में और आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने दिल से किसी की मदद की है और उसको फायदा हो रहा है। यही ज्योतिष का मतलब है। जब भी मैं कुंडली देखता हूं ना, जैसे बिना डिग्री देखे या बिना एस्पेक्ट देखे जब मैं प्लैनेट को देखता हूं और उसकी पोजीशन अच्छी नहीं होती है तो मैं सबसे पहले बिना देखे भगवान से दुआ करता हूं, हे भगवान, हे भगवान। अब जैसे मेरे पास कभी अभी एक सुबह मॉर्निंग में एक कंसल्टेशन बुक हुई जिसमें वो बच्चा पूछ रहा था कि मुझे मैरिज का थोड़ा सा आप बताएं। तो मेरा मन ये था कि हे भगवान, इसका चौथा घर, इसका 7वां घर, इसका 8वां घर ठीक रखना, इसका 12वां घर ठीक रखना। कुंडली खोलने से पहले मेरे मन में ये प्रेयर्स होनी शुरू हो जाती हैं कि परमात्मा मुझे आज वो कुंडली दिखाना जिससे मैं सामने वाले को डिसअपॉइंटमेंट ना होने दूं, मैं जिससे सामने वाले को ये ना लगने दूं कि यार मतलब कहूं कि आपका तो सब कुछ खराब हो गया है, आपका ये भी नहीं हो पाएगा, आपका ऐसा भी नहीं हो पाएगा। और अगर मुझे नेटल चार्ट में कुछ भी ऐसा दिखता है तो मेरी कोशिश होती है मैं फटाफट से D9 चार्ट पे स्विच हो जाऊं, फटाफट से D10 चार्ट, D60 चार्ट, D12 चार्ट, मुझे कहीं तो रे ऑफ होप मिले। जहां पर मुझे रे ऑफ होप मिलेगी, कभी कभी कल मैं सीख रहा था, मैं सीख भी रहा था इनफैक्ट, और मेरी बात भी हो रही थी किसी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से साउथ के अंदर, वो हमारे पैनल में है। तो वो मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी, कृष्ण मूर्ति पद्धति के बारे में वो मुझे बता रहे थे कि किस प्रकार जेमस्टोन्स जो हैं हम केपी एस्ट्रोलॉजी से डाल सकते हैं। उसमें एक फॉर्चून पॉइंट, फॉर्चूना पॉइंट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कॉन्सेप्ट आया केपी के अंदर। देखिए वैसे तो केपी में पहला, तीसरा, 10वां और 11वां घर को देखकर जेमस्टोन डालने की उन्होंने शिक्षा दी है, बताया है, लेकिन उसमें एक फॉर्चूना पॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं और फॉर्चूना पॉइंट पे बहुत सारे नए रिसर्च। तो यहाँ पर धीरे धीरे अगले सैटरडे हम केपी एस्ट्रोलॉजी पे, कृष्णा मूर्ति पद्धति पे भी एक लेक्चर रखेंगे जिसमें जेमस्टोन्स कैसे डाले जाते हैं जस्ट आउट ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी के जो जेमस्टोन थेरेपी है उसको अपने लगन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ेंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको जीवन में मिलेंगे। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं संदीप पाटिल जी, जो अभी ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उन्होंने भी मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि नवनीत सर आप कृष्ण मूर्ति पद्धति के ऊपर जेमस्टोन्स को लेके एक वीडियो बनाएं। तो ये जो वीडियो मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति पे जेमस्टोन्स को लेकर बनाऊंगा, ये संदीप पाटिल जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, उनके लिए डेडिकेटेड होगा। तो मैं उनको डेडिकेटेड, बहुत देर से उन्होंने बनाया, बहुत देर से मैं रिसर्च कर रहा था, तो अब उनके लिए भी एक वीडियो जो है, नॉट दिस सैटरडे बिकॉज दिस सैटरडे आई प्रॉमिस्ड नीरज जी टू मेक वीडियो ऑन एस्पेक्ट्स एंड पंकज जी ने मुझे बोला था कि एस्पेक्ट्स पे बनाएं, बट देन नेक्स्ट सैटरडे इट इज गोइंग टू बी केपी एस्ट्रोलॉजी एंड जेमस्टोन थेरेपी थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी। तो वो चीज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से परे भी बहुत सी चीजें हैं।
देखिए कल मेरे को किसी ने कमेंट किया, उसमें लिखा कि कैलकुलेशन के बारे में कोई बात कर रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट था, उसमें ये कह रहे थे कि अगर कोई सच में 10-12 घंटे काम करता है तो उसको तो रिजल्ट मिल ही जाते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है। देखिए बहुत से लोगों की जो सोच है वो लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, कि आपने कैलकुलेशन की और वहां से सारे रिजल्ट निकालने की कोशिश की, वो बहुत लिमिटेड सोच है। जो कुदरत है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भगवान है, जो आपके आसपास की शक्तियां हैं, वो इस बेसिक 100% करेक्ट कैलकुलेशन से बहुत आगे हैं, बहुत परे हैं। उनके रिजल्ट को समझने के लिए आपको स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना, स्पिरिचुअली रेडी होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा जब मैं केपी के बारे में आपसे बात करूंगा। कृष्णमूर्ति पद्धति जो है एक टेक्निक है, वो बेसिकली उसका जो बेसिस है वो विंशोत्तरी दशा ही है। विंशोत्तरी जो दशा है वो बेसिकली पराशरा होरा शास्त्र से ही निकली है। तो विंशोत्तरी दशा के ही बेसिस पे जो है उनके एस्पेक्ट्स और कैलकुलेशन राशियों के हिसाब से थोड़े डिफरेंट है, परंतु उसका जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। तो अभी केपी को लेकर भी हम चर्चा करेंगे अगले, बहुत मजा आएगा आपको। ट्रस्ट मी, यू विल फील कि अरे यहां पर भी एक कैलकुलेशन, मतलब कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, आपका जो फेस है वो बिटवीन ही रहने वाला है। तो वो चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेगी। यहाँ पर इंदिरा घोष कह रहे हैं सर विच गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, वैदिक, जेमिनी और केपी एस्ट्रोलॉजी? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। आपकी पकड़ पे है, आपकी पकड़ किस चीज पे है। आपकी जेमिनी ऋषि थे, राइट? सो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकले। सो आपको इंदिरा एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो बेस है, चाहे वो केपी है चाहे वो जेमिनी है, उसका बेस जो है वो पराशरा होरा शास्त्री है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पराशरा, ऋषि पराशर ने लिखा, वही बेस है। उसी में से ही बेस को रखकर जो नई टेक्निक्स है वो ऋषि जेमिनी ने भी निकाली है, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति ने भी वो चीज वहां से निकाली। सो द बेस इज द पराशरा। सो अगर आपका बेस पराशरा में स्ट्रांग है तो आप केपी के थ्रू भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप जेमिनी के थ्रू भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी के थ्रू प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेमैन टर्म में समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको दिल्ली से फ्लाइट लेनी और श्रीलंका जाना है, ठीक है? सो दिल्ली से फ्लाइट श्रीलंका बहुत से तरीकों से जा सकती है। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? श्रीलंका। सो आप पूरे भारत के ऊपर से, सभी स्टेट्स के ऊपर से फ्लाइट लेके वहां पहुंच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप जो है समुद्र के रास्ते से, आप इधर से थोड़ा दिल्ली से लेफ्ट फ्लाई करें और पूरा समुद्र के ऊपर से आप पहुंच जाए। मैं एक बार आई वाज गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया में मैं जा रहा था। तो रात की 11-12 बजे की फ्लाइट थी। उसमें पायलट ने मुझे बोला, इनफैक्ट अनाउंसमेंट की उन्होंने, कि हम समुद्र के ऊपर से जो है सेल करते हुए उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, क्योंकि जो समुद्र के ऊपर विंड्स चल रही हैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो हमारे जहाज को सेल करने में मदद करेंगे, जिससे हम अपनी टाइमिंग शॉर्ट कर लेंगे। मतलब जहां पर वो फ्लाइट 8 घंटे की थी या 8.5 घंटे की थी, उन्होंने बोला कि विल हैव दिस फ्लाइट फॉर ओनली 6.5 आवर्स। तो 2 घंटे कट ऑफ हो जाएंगे, बिकॉज हमारी स्पीड के साथ विंड की स्पीड भी हमें जो है साथ में मिलेगी और विल बी एबल टू सेल। सो दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। यू हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन, यू कैन चूज एनी पाथ, right? So but KP and Gemini have limited concepts and small concepts. आपको वैदिक के बिना, अगर आपकी वैदिक में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपकी केपी और जेमिनी में भी प्रोफिशिएंसी नहीं होने वाली है। I have seen there are so many astrologers, every other Tom, Dick and Harry is becoming a KP astrologer or a Gemini astrologer. Well, how can you become a KP astrologer or a Gemini astrologer if you don't know the Vedic? अगर आपको वैदिक ही नहीं आता तो आप केपी और जेमिनी नहीं बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजर। आई हैव सीन जस्ट फॉर क्रिएटिंग एन अट्रैक्शन पीपल राइट, आई एम अ केपी एस्ट्रोलॉजर, right? So if you are a KP astrologer, you must be proficient in Vedic astrology. You should know Parashara line by line, word by word, shlok by shlok. If you don't know Parashara shlok by shlok, you cannot be a good KP. You are going to make fool out of people, right? So to be a good KP astrologer,
one has to be a good Vedic astrologer first. One has to have complete or very good knowledge of Parashara, and then you can start experimenting with KP and then start getting proficient with KP. It gives accurate predictions. जो event की prediction है वो बहुत accurate है KP और Gemini के अंदर, मैं मानता हूं इस बात को, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके बेसिस तो प्राशर ही है, राइट. सो आई होप इंदिरा यू गॉट योर आंसर, राइट, बिकॉज द बेसिस आर प्राशर. आप केपी में कौन सी दशा लेते हैं? आप विंशोत्तरी दशा ही लेते हैं ना, राइट, तो वही लेते हैं. अब उन्होंने क्या किया, केपी के अंदर नक्षत्रों को छोटे छोटे डिविजन्स में दशाओं की जो सीरीज है उसमें बांट दिया, राइट. तो उसमें हर एक जो नक्षत्र का पदा है उसमें सारी की सारी जो दशाओं वाइज जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं उसको बीच में उन्होंने डिवाइड किया है. तो लेकिन वो किस बेस का नक्षत्र वैदिक के ही हैं. तो वो जहां पर आप यहाँ पर 27 नक्षत्रों को स्टडी कर रहे थे और 4 पदाओं को आप देख रहे थे, वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे जाके 250 से ऊपर पदाओं को, तो वो विंशोत्तरी का ही बेस है. सो विंशोत्तरी इज ऑल्सो, राइट, द बेसिस ऑफ द केपी एंड जेमिनी, राइट. सो यहाँ पर डॉक्टर अरुंधति चैटर्जी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम एबल टू जॉइन लाइव क्लास, एंजॉयिंग ग्रेटली. थैंक यू डॉक्टर अरुंधति, बिकॉज यू आर बेस्ड समवेयर इन द साउथ और आप शी इज वर्किंग इन इमरजेंसी, शी इज वन ऑफ माई क्लाइंट्स और मैं हमेशा इनके लिए प्रे करता रहता हूँ बिकॉज शी इज डीलिंग विद कोरोना वायरस पेशेंट्स. सो एक बहुत यू आर द रियल सोल्जर डॉक्टर अरुंधति, आप रियल सोल्जर हैं भारत के, जो इतने टफ सिचुएशन में भी जो है आप कोरोना पेशेंट्स के साथ इमरजेंसी में काम कर रहे हैं. आई सैल्यूट यू. मेरी लास्ट वीक भी आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको उससे भी एक स्पेशल प्रेयर मैंने आपको भेजी थी कि आपकी प्रोटेक्शन रहेगी, आपको कोरोना नहीं होगा, आप ये प्रोटेक्शन करें अपने आसपास. लेकिन देखिए एक बात है, जिसको होना है वो हो ही जाना है. कोरोना जितना मर्जी आप करें, अगर भाग्य में है, अगर पिछले जन्मों का कोई लेन देन है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं. कभी कभी भार भी दूसरों का अपने ऊपर लेना पड़ता है. जैसे आप डॉक्टर हैं और आप दूसरों का भार अपने ऊपर लेकर उनको ठीक करते हैं, इसी तरह एस्ट्रोलॉजर को भी कभी कभी अगर आप किसी के साथ जुड़े हो, बड़ी अंदर की बातें हैं जो मैं खुल के आपको नहीं बता पाऊंगा, कभी कभी किसी और का भार भी हम चुपचाप से अपने ऊपर ले लेते हैं और बताते नहीं हैं. तो आपके लिए एक स्पेशल प्रेयर मैं हर रोज करता हूँ. राइट, सो यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल. या रिचा लुथरा जी कह रही हैं, रिचा लुथरा जी बहुत बहुत स्वागत. रिचा लुथरा जी का एस्ट्रोलॉजर है, चरण वंदना दीदी आपको. तो इसमें फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन वी हैव कंसीडर ऑल वैदिक, जेमिनी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी एज इट लीड्स टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द बर्थ चार्ट. ऑफ कोर्स इट इज द माइक्रोस्कोपिक बिकॉज देन वी हैव गॉन फर्दर, इट इज द न्यू रिसर्च. तो वो जो नई रिसर्च आगे बढ़ती है, देखिए ऋषि पराशर के ही आगे डिसाइपल थे ऋषि जेमिनी, उनके आप स्टूडेंट कह लीजिए, उनके डिसाइपल कह लीजिए. अब जब उन्होंने ऋषि पराशर से सब कुछ सीखा और अपनी इनोवेशन उसमें लेकर आए तो वो जेमिनी सिद्धांत बन गया, जेमिनी सूत्र बन गया. अब आपने वैदिक और जेमिनी पढ़ा, कृष्णमूर्ति जी आए, कृष्णमूर्ति पद्धति, इसलिए उनका नाम पड़ा है केपी कृष्णमूर्ति पद्धति. तो उन्होंने अपनी कुछ इनोवेशंस डाली और टेक्निक से वो रिजल्ट जो है आपको लाके दिखाए, तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति बन गई. लेकिन इन सब चीजों के जो बेस हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इस बात का हमेशा याद रखिएगा. राइट, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं. आई थिंक इंदिरा इज सेइंग थैंक यू इंदिरा. आई होप यू गॉट द आंसर. इट इज वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी बेसिक. सो कमिंग टू द टॉपिक हियर, ये जो लगन है 3 नंबर लगन यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब है कि ये जेमिनी लगन की कुंडली है. इसमें सूर्य को जो है एक डिपार्टमेंट जो मिला है वो तकलीफ का डिपार्टमेंट मिला है. जो आप जीवन में अननेसेसरली मेहनत संघर्ष करते हैं और उसके बावजूद आपको जीवन में रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो डिपार्टमेंट जो है वो तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन का, कम्युनिकेशन का और संघर्ष का. आपकी विल पावर, आपकी मन की जो शक्ति है वो भी 3rd हाउस से देखी जाती है. यहाँ पर वैसे तो बुधदेव इस लगन के स्वामी बने, परंतु बुधदेव की मित्रता भी है सूर्य के साथ. लेकिन गणना के बेस पे, गणना मतलब 3 नंबर लगन यहाँ पर आना था, तो 5 नंबर को जो है ये तीसरा डिपार्टमेंट ही मिलना था. इसको संयोग कह लीजिए. पर यहाँ पर ये बात अच्छी है कि सूर्य को 6ठा, 8वां या 12वां किसी भी त्रिक घर का
जो है स्वामित्व नहीं मिला, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ऐसे प्लैनेट है जिनको एक एक घर ही मिलता है, तो वो एक घर ही डिसाइड कर देता है उनकी योग कारकता और मारकता। बाकी कुछ प्लैनेट्स हैं, आपने देखिए बृहस्पति को 2 घर मिलते हैं, शनि देवता को 2 घर मिलते हैं, ठीक है, शुक्र देवता को 2 घर मिलते हैं, बुध देवता को 2 घर मिलते हैं। इस प्रकार काफी प्लैनेट्स को, मंगल देवता को 2 घर मिलते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को एक एक घर ही मिलता है। सो एक एक घर मिला, यहाँ पर तीसरा घर मिला। अगर यहाँ पर लगन में सूर्य देवता आ जाए, तो अगर यहाँ पर लगन में यहाँ पर सूर्य देवता आ गए तो जीवन के अंदर सेहत को लेकर संघर्ष बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर जो है संघर्ष जो है वो डेली रूटीन को लेकर, आपके लाइफ पार्टनर, क्योंकि यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ेगी, वहां पर संघर्ष बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी जो एक विल पावर है उसको भी इंट्रोड्यूस तो करेंगे लाइफ में, लेकिन संघर्ष भरा जीवन होगा आपका, तो संघर्ष यहाँ पर बढ़ेगा। सेहत में भी अप एंड डाउन रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गला ठीक हुआ तो पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया और उसके बाद पेट ठीक हुआ तो लातों में दर्द आ गई, अब सब कुछ ठीक लग रहा था तो चलते चलते फिसल गए, चोट लग गई। तो जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष सेहत से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड जीवन में लगा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक गुड चीज, देखिए नेगेटिव चीज तो मैंने आपको बता दी, विल पावर इंसान की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। छोटे भाई बहन के लिए प्रोटेक्टिव होगा बंदा, हमेशा अपने छोटे भाई बहन को साथ लेके चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य देवता है अपने सारी तीसरे घर की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लेकर आते हैं। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप साउथ इंडियन हैं और आप नॉर्थ इंडिया में रहने आ गए। नॉर्थ इंडिया में अगर आप एक घर पे किराए पे रहेंगे, ये इनका अपना घर है, ये इनके किराए का घर है, लेकिन है मित्र का है, एक तो आप कंफर्टेबल हो गए। दूसरा चीज, क्या आप वहां पर नॉर्थ इंडियन कुकिंग करेंगे? नो। अगर आप साउथ इंडियन भी हैं तो साउथ इंडियन कुकिंग को साथ लेकर आएंगे और वहां पर आप जो है साउथ इंडियन खाना बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि मेरे एक मित्र थे जो साउथ इंडिया से थे और नॉर्थ इंडिया में रह रहे थे, तो मैं उनके घर पे जाके साउथ इंडियन खाना खाया करता था, इवन दो देवर इन नॉर्थ इंडियन। के घर से नॉर्थ साउथ इंडियन खाने की बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस जो है वो आया करती थी। तो इसी प्रकार जब एक प्लेनेट किसी घर का मालिक होता है और वो दूसरे घर में जाके बैठता है, तो उस घर की प्रॉपर्टीज को साथ लेकर आता है। अगर वो अच्छी है तो अच्छी प्रॉपर्टीज लेकर आता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेकर आता है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट जो है अगर नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव फल जरूर मिलेंगे। और अगर उसका डिपार्टमेंट और योग कारकता जो है वो अच्छी नहीं होगी, मारकता होगी, तो भी आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर पॉजिटिव है कि इंसान के अंदर विल पावर जरूर होगी और अपनी विल पावर की शक्ति से जो है वो चीजों को विन करेगा। और यहाँ पर अगर मुझे कंसल्टेशन आई और सूर्य लगन में हुआ, तो मैं उनको सबसे पहली सजेशन ये दूंगा कि आपकी विल पावर आपकी सबसे बड़ी पावर है। आप विल पावर से ही सारी जिंदगी में जीतेंगे, हारेंगे कभी नहीं। यहां पर अगर सूर्य दूसरे भाव पर हुआ, तो सूर्य जो दूसरे भाव पर होगा वो यहाँ पर आपका धन जो है, क्योंकि है तो मित्र राशि, लेकिन जब जल तत्व की राशि में सूर्य देवता आते हैं तो जल तत्व के एलिमेंट को खत्म कर देते हैं। वहां पर धन कुटुंब वाणी में प्रॉब्लम्स आएंगी। वाणी ऐसी होगी कि इंसान गाली पहले देगा और बात बाद में करेगा। अगर सूर्य दूसरे भाव में आ जाए जेमिनाई मिथुन लगन के अंदर, गाली गलोच करने वाला, अपनी क्रूड वाणी से बात करने वाला, हर्ट करने वाला इंसान यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता का डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। इसमें साथ साथ ये जरूर देख लीजिएगा कि उनका राहु या केतु के साथ युति ना हो, या वो डेड ना पड़े हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई और दाग ना लगाओ। अगर यहाँ पर सिचुएशन सूर्य देव की खराब हुई तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा कलेश रिश्तेदारी में, कुटुंब में, और गलत खाने वाले जो लोग होते हैं, बिकॉज दूसरे घर से आप टेस्ट बर्ड्स को भी देखते हैं, तो बहुत तीखा, बहुत ज्यादा मिर्ची वाला, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग जो है आपको इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से मिलेंगे, विच अगेन लीड्स टू बैड हेल्थ। तो वो बैड हेल्थ की तरफ ही लेके जाती हैं ये सारी की सारी चीजें। और यहां से हम आगे सूर्य देवता को लेके जाएंगे, अपने घर में सूर्य देवता आ जाएंगे
देखिए यहाँ पर जब सूर्य देवता आ गए मिथुन लगन के अंदर, तो अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में है, थोड़े से कंफर्टेबल होंगे, लेकिन घर किसका है? संघर्ष का। संघर्ष का यहाँ से उनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, देखिए सूर्य की। सो 1 2 3 4 5 6 7 9वें भाव पे पड़ेगी। देखिए छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन उनको डांटेंगे बहुत ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में अपने अंडर रखने की कोशिश करेंगे। पिता के साथ भी मनमुटाव उनका रहेगा, क्योंकि पिता जो नवम भाव में जो राशि है वो शनि की राशि है यहाँ पर, तो पिता के साथ आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा रह सकते हैं, दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है रिश्ता किनमें? पिता और अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर। तो यहाँ पर संघर्ष को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिकली मारक प्लैनेट है, मारक है, संघर्ष के मालिक बने हैं, तो जिस घर में बैठेंगे वहां पर उस तरह की चीजें बढ़ाएंगे। उस तरह की चीजें बढ़ाने का मतलब है संघर्ष बढ़ाएंगे जीवन के अंदर। यहाँ पर जब बुध सूर्य देवता चौथे भाव में आएंगे, तो चौथे भाव में गाड़ी, वाहन, भूमि ये सब लेने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। मिल जरूर जाएगा, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, गाड़ी भी मिलेगी, वाहन भी मिलेगा, भूमि भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, परंतु आपको जो है बहुत ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर शिव कह रहे हैं अगर सन 0 डिग्री पे हो तो ये मिरेकल डिग्री है, राइट। तो मिरेकल डिग्री के बारे में अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं मिरेकल डिग्रीज को 0 डिग्री या 30 डिग्री है उसको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार वो लाइफ में चमत्कारी रिजल्ट भी दे सकती हैं। तो एक लेक्चर मिरेकल डिग्री पे भी शिव शर्मा जी आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं जरूर बनाऊंगा। 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसमें मिरेकल डिग्रीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 29.99 डिग्री, ये मिरेकल डिग्रीज है, 0.1 डिग्री, ये सब डिग्रीज को समझ के आपको जो है समझ में आने लगेगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो सूर्य है वो चौथे भाव में गाड़ी, भूमि, वाहन सबका सुख देंगे, लेकिन बहुत संघर्ष के साथ, क्योंकि सूर्य देवता संघर्ष के मालिक बने और संघर्ष तो लेकर ही जाएंगे हर एक घर में जहां पर भी वो जाएंगे। तो संघर्ष लेकर जाना है, और छोटे भाई बहनों की मदद से भी हो सकता है कि आपको गाड़ी, भूमि, वाहन जो है वो मिले। और आप इसमें ये भी हो सकता है कि आप अपने छोटे भाई बहन को गाड़ी, भूमि, वाहन लेकर दें, तो ये भी इसमें से योग जो है आपकी कुंडली से उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर जो सूर्य है अगर पंचम भाव में आ जाए, ये इस कुंडली में सबसे वर्स्ट पोजीशन होने वाली है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो गए हैं, और जब नीच का एक प्लैनेट हो जाता है तो उस प्लैनेट की जो अवेयरनेस है दैट इज नॉट देयर। आई मीन द प्लैनेट इज नॉट एट ऑल अवेयर व्हाट ही हैज टू डू। सो जब यहाँ पर जेमिनी लग्न में सूर्य इज इन द 5th हाउस, इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट, इट इज अ बैड प्लेसमेंट वेयर आपकी जो आपके अंदर एक टैलेंट होता है, बिकॉज 5वां घर जो है आपकी क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है। इवन इफ यू वांट टू बी क्रिएटिव बट स्टिल यू स्ट्रगल टू शो दैट क्रिएटिविटी और टू गेट रिकॉग्निशन फॉर दैट क्रिएटिविटी। आपने देखा होगा बहुत अच्छे स्कूल टीचर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, पेंटर, जो म्यूजिशियंस हैं, वो सब लोग घर बैठे होते हैं, दे आर नॉट गेटिंग जॉब इवन दो दे आर वेरी टैलेंटेड। आप देखिएगा उनका सूर्य पंचम भाव में नीच का पड़ा होगा। ये 5th हाउस जो है आपका रोमांस, लव लाइफ, अफेयर्स, आपकी रोमांस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेटर होता है। यहाँ पर आपको बहुत से धोखे मिल सकते हैं, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो भी इफेक्ट होगी, क्योंकि एक तो सूर्य नीच है और संघर्ष का डिपार्टमेंट यहाँ पर लेकर आए। बच्चे जो है आपके सफर कर सकते हैं, आपको हो सकता है कि कंसेप्शन में प्रॉब्लम आए, आइदर या तो बच्चा बहुत संघर्ष के साथ थ्रू आईवीएफ और अदर टेक्निक्स के साथ बच्चा कंसीव करेंगे आप, या हो सकता है कि बच्चा हो ही ना। तो ये जो चीजें हैं वो सूर्य 5th हाउस में अगर नीच का हो तो ये चीजें लेकर आता है। अब इसमें रे ऑफ होप क्या है? अगर ये डिसीजन देकर ये बात कर हम यहां से मैं उठ नहीं सकता, बिकॉज इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू फाइंड कि व्हाट इज गुड। मैं इसका नक्षत्र देखूंगा, अगर सूर्य फ्रेंडली नक्षत्र में है, राइट, अगर सूर्य देवता के जो डिपॉजिटर शुक्र हैं वो कहीं पर उच्च के होके बैठ गए हैं, या इनकी पोजीशन सूर्य देवता की D9 चार्ट के अंदर, D10 चार्ट के अंदर, बच्चों का जो चार्ट होता है D7 चार्ट, उसके अंदर हम जाकर देखेंगे सूर्य किस तरह से प्लेस्ड हैं।
और अगर सूर्य बेहतर प्लेस्ड हुए हम उनकी रेमेडीज करवाएंगे, बच्चा भी हो जाएगा, लव रोमांस में भी आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी आगे बढ़ेगी जीवन के अंदर। देखिए लगन चार्ट को देखकर मैं यहां पर एक रिक्वेस्ट भी करता हूं और ऑर्डर भी देता हूं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को, सभी पंडितों को, कि केवल लगन चार्ट में एक पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन देखकर आपने कभी भी जीवन में नेगेटिव स्टेटमेंट किसी को नहीं देनी। ये पाप है, इट्स अ सिन, बिकॉज आपके पास जो भी आता है वो एक पर्टिकुलर होप लेके आता है कि मैं अपनी कुंडली दिखा रहा हूं, पैसा खर्च रहा हूं, तो शायद मुझे कुछ पॉजिटिविटी जीवन में मिले, शायद मैं अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकूं, शायद मैं उससे शादी कर सकूं जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं। और ये पोजीशन देखकर आप उसको स्ट्रेट अवे नो नहीं कह सकते। यू हैव टू गो, you have to dig in, you have to see lots and lots of divisional charts, right? And you have to see combinations, and you have to of course see KP and Gemini, you know, इन सबको आप देखेंगे फिर आप अपना निर्णय देंगे। आप अष्टक वर्गा का स्कोर चेक कीजिए। अष्टक वर्गा भी एक टॉपिक है जो आपको मैंने समझाना है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है अष्टक वर्गा, जिससे प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट आती है। तो यहाँ पर सूर्य देवता बेसिकली लगन चार्ट में इट्स नॉट गुड, राइट? ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। अब सूर्य देवता छठे भाव में आ गए, तो छठे भाव किसका है? रोग, शत्रु, ऋण, हानि, बीमारियां, लिटिगेशन, और यहां पर संघर्ष भी ले आए, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन नहीं है। देखिए मारक हैं, मारक होने की वजह से जिस जिस घरों में जा रहे हैं संघर्ष तो लेके ही जा रहे हैं, वहां पे कम्युनिकेशन भी लेकर जा रहे हैं वहां पर। तो इन सब चीजों, जो ये छठे भाव के जितने भी कारक हैं, यहां पर इनको भुगतना पड़ेगा। सूर्य जब छठे में आ जाए तो कोई भी दिन अच्छा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता जिसमें कोई बहस ना हो या सुबह से लेकर शाम तक आपका कोई आर्गुमेंट ना हो। शॉर्ट टेम्पर्डनेस होती है वहां पर, तो वो चीज जो है डेफिनेटली सूर्य छठे भाव में वो पैदा करेंगे, संघर्ष पैदा करेंगे। दिनचर्या में आपका संघर्ष होगा, लिटिगेशन लंबी खिंचेगी, बीमारी लंबी खिंचेगी, दुश्मन प्रबल रहेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा नेटिव चार्ट में। अब इनके सॉल्यूशंस कहां मिलेंगे? अगर ये पोजीशन हो ही गई, राइट, तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ये पोजीशन हुई है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा अगर आप दशा अंतर दशा में हैं उसके तो ही मिलेगा, अदरवाइज बच जाएंगे यहां से। कभी कभी लोगों की कुंडली में जो प्लेसमेंट है वो इतनी गंदी होती है प्लैनेट्स की, लेकिन उनकी दशाएं अच्छी चल रही होती हैं। मतलब इस कुंडली में मान लीजिए आपकी 70-80 साल की जीवन है आपका, आज की डेट में जो टोटल जीवन एवरेज लाइफ इंडिया के अंदर है वो 70-75 है, वो भी एक हायर साइड पे बोल रहा हूं। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 65-70। यहां पर अगर मान लीजिए सूर्य खराब है इस कुंडली में, चंद्रमा खराब है, बृहस्पति खराब है, इमेजिन कीजिए कि आपकी कुंडली में दशा ही नहीं आएगी उन प्लैनेट्स की। हाउ लकी यू आर। इवन दो अंतर दशाओं में आपको थोड़ा थोड़ा भुगतना पड़ेगा, बट ओवरऑल आपकी लाइफ जो अच्छी रहेगी। सो सिर्फ कुंडली का एक लगन चार्ट देखकर आप विदाउट कंसिडरिंग दशा, अब दशाएं भी कौन सी है? विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, योगिनी दशाओं को भी हम देख सकते हैं और विंशोत्तरी दशा को भी देख सकते हैं। तो अलग अलग दशाओं के सिस्टम है हमारे पास। सो मैं हमेशा 2 या 3 दशाओं के सिस्टम को कंसिडर करके ही कोई स्टेटमेंट देता हूं। तो उसमें उन दशाओं को देखा जा सकता हो सकता है कि जीवन भर ऐसे जातक की, राइट, आपकी सूर्य की दशा अंतर दशा आई ना, चंद्रमा या राहु की दशा में या मंगल की दशा में जन्म हो गया। अब मंगल की दशा में जन्म हो गया तो 100 साल के बाद एटलीस्ट सूर्य की दशा आएगी, इतना जीवन नहीं होगा। तो इसलिए ये भी बहुत सी चीजें फैक्टर डिपेंड करते हैं कि केवल एक प्लेसमेंट देखकर आपको ये बात नहीं कहनी है कि अरे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, ये भी जो पोजीशन है कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं है। आपकी लाइफ पार्टनर की लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चिंता का विषय बना रहेगा। यहां पर लाइफ पार्टनर की लाइफ में संघर्ष लेकर आएंगे, दिक्कत परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जेमिनाई लग्न के अंदर सूर्य जो है वो अच्छे प्लैनेट नहीं है, मारक है, संघर्ष के घर का डिपार्टमेंट मिला है। जिस भी घर में जाएंगे संघर्ष लेकर आएंगे और वहां पर उस चीज की एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे। सप्तम भाव के अंदर सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। पार्टनरशिप में
आपको प्रॉब्लम आएगी, पार्टनरशिप में आप संघर्ष करेंगे। डेली वेजेस जैसे आपकी दुकानदारी है और रोज शाम को आप अपना गल्ला चेक करते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे इसके साथ बुध भी बैठे हो तो भी डेली वेजेस में कभी बहुत अच्छा गेन हो जाएगा, कभी कम होगा, कभी बहुत अच्छा गेन होगा, कभी कम होगा। तो वो जो गेन है डेली वेजेस पे वो सूर्य की इंस्टेबिलिटी की वजह से होगा। तो सूर्य की दशांश चार्ट और डिविजनल चार्ट्स के अंदर पोजीशन देखकर अगर सटीक उपाय करवाए जाएं तो इस चीज का सॉल्यूशन आपको जीवन में बहुत इजीली मिल सकता है। और ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको इस चीज के बारे में गाइड कर पाएगा। यहाँ पर सूर्य देवता जब 8वें घर में अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ पर एक्सीडेंट्स, अनवांटेड चीजें जो है आपकी लाइफ में बढ़ा देंगे सूर्य देवता। कहीं ना कहीं ऐसी चीजें घटित होगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, और जब वो एक्सपेक्ट नहीं की होंगी आएंगी, आप लड़ेंगे और वहां पर संघर्ष पैदा होगा। मतलब एक चीज खत्म होगी, दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी, तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ के अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं, जो स्ट्रगल है, उसको एनहांस करेंगे 8th हाउस के अंदर। यहाँ पर लोअर बैक, घुटनों में, हड्डियों में दर्द की भी शिकायत जो है 100% रहेगी, क्योंकि ये लोअर बैक का रेक्टम का एरिया होता है 8th हाउस, और इसके जो स्वामी है यहाँ पर शनिदेव है। और यहाँ पर जब सूर्य देवता आ गए तो आप जरूर देखिए, डिग्री वाइज बलाबल देखिए, सूर्य की पोजीशन डिविजनल चार्ट्स में देखिए, वहां पर आप उनकी दशा अंतरदशा देखिए कब आ रही है, इन सब चीजों। और आपको ट्रांजिट भी देखने होते हैं कि यहाँ पर अगर सूर्य देवता बैठे हैं और अगर बाई चांस यहाँ पर शनि देव ट्रांजिट कर रहे हुए, जैसे आजकल जो शनि देव है वो मकर राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मकर राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं शनि देवता और सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, तो पिता को बहुत संकट का सामना करना हो सकता है पिता का देहांत हो जाए, उनको मारकता लग जाए अगर उनकी कुंडली में वो बीमार हुए, या आपको पिता का लॉस यहां पर मुझे साफ नजर आता है, या आप पिता से दूर हो जाएंगे, या कहीं ना कहीं पिता के लाइफ में सेहत रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ जाएंगी। तो ट्रांजिट्स भी यहां पर देखने पड़ते हैं। I have already explained, Priyanka ji, I have already explained Neech and Unaware Sun, right? So I have already explained that, and now here I will move on to, अगर सन जो है यहाँ पर नवम भाव में आके बैठ गए, तो नवम भाव में जब यहाँ पर सूर्य देवता यहाँ पर आकर बैठ गए हैं तो यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। भाग्यों को जरूर चमकाएंगे, लेकिन भाग्य भी कैसा होगा, संघर्ष वाला होगा। अगेन मतलब जिंदगी में चीजें मिलेंगी तब मिलेंगी जब उसका रस खत्म हो जाएगा, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएंगी जीवन से, तो वो चीजें मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 3rd हाउस का एलिमेंट 9th हाउस में लेकर आना ही आना है। यहां से अगर सूर्य 4थे भाव में बैठे हो तो यहां पर आपको बिजनेस में एक्सपेंशन तो जरूर देंगे, आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, पर कहीं ना कहीं घर पे दृष्टि अपनी साथ भी डालेंगे, तो घर के एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेंगी, घर पे कुछ ना कुछ ट्रबल्स रहेंगी, और आप कभी भी जीवन में मेगा वेल्थ नहीं कमा पाएंगे, बिकॉज अदरवाइज सूर्य 10वें घर में मेगा वेल्थ देता है। अब कोई भी पोंगा पंडित इसको कहेगा अरे ये तो इनकी मित्र राशि है और सूर्य केंद्र में बैठे हैं और दशा अंतरदशा में बहुत शानदार रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य चाहे अपनी मित्र राशि में है, चाहे उनकी दशा अंतरदशा चल रही है, चाहे उनमें डिग्री वाइज बलाबल है, परंतु वो किस घर के मालिक हैं, संघर्ष के घर के मालिक हैं। और जिस घर का एक प्लैनेट मालिक होता है उसकी ट्रेड्स, उसके प्रोटोकॉल्स, उसके प्रिंसिपल्स हमेशा वहां पर लेकर आता है। मैं सक्सेस से डिनाई नहीं करता हूं यहां पर इस सूर्य की इस पोजीशन से, बट आई से कि यहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष जो है जीवन में करना पड़ सकता है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अननेसेसरी हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क कर करके आप थक जाएंगे और भगवान से कहेंगे कि भगवान और मैं हार्डवर्क नहीं कर सकता, अब सब कुछ तेरे हवाले है। जब आप ये कहेंगे उस समय जाकर आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा सूर्य के साथ। तो यहाँ पर एक ये भी जो है कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। अब यहाँ पर जब सूर्य 11वां घर में गए, उच्च के हो गए, अवेयर होंगे, प्रॉफिट्स मिलेंगे लाइफ के अंदर, बट देन हेल्थ लूज होएगी, बिकॉज यहाँ पर उच्च के तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों को हमेशा, या बड़े बहन भाइयों को, अगर मान लीजिए आप मंझले हैं, आपके बड़े बहन भाई भी हैं, छोटे भी हैं,
तो आपको दोनों को होल लाइफ सपोर्ट करना पड़ेगा। पैसा आपको जरूर देंगे, लेकिन छोटे और बड़े भाई नो, क्योंकि छोटे भाई का जो मालिक है वो बड़े भाई के घर में आकर, बड़े भाई बहन घर में आके बैठ गया, तो वहां पर उस चीज को संघर्ष वो पैदा जरूर करेंगे इस कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर पैसा देंगे, लेकिन स्ट्रगल होगा, पैसा स्पेंड होगा बड़े भाई नो, भाई बहन, छोटे भाई बहन, रिश्तेदारों के ऊपर। अब यहां पर एक चीज और है, अब सूर्य जो है मान लीजिए यहां पर आ गए आपके 12वें घर में। 12वें घर में खर्चा, बीमारी, ये सब चीजों को बढ़ाएंगे। आपके एक्सपेंसेस इस लेवल पे चले जाएंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और संघर्ष करेंगे। पैसा आएगा और पैसा जुड़ेगा नहीं, यू विल हैव जीरो सेविंग्स। आएगा और खर्च हो जाएगा, आएगा और खर्च हो जाएगा। ऐसे बहुत से जातक है जो मुझे फोन करके कहते हैं कि नवनीत सर पैसा ही नहीं बचता है, हम इतनी कोशिश करते हैं पैसा बचाने की, हर महीने कोई ना कोई नया प्रॉब्लम, नया पंगा आपके लाइफ में खड़ा होता है, जो हमारी इनकम होती है, जितना पैसा हम कमाते हैं वहां पर खराब हो जाता है। तो इन सर्कमस्टांसेस की वजह से सूर्य आप देखिए 12वें भाव में होगा और कहीं ना कहीं मारक होगा। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली जो है वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बढ़ती ही जाएंगी अगर सूर्य जो है 12वें भाव में है। तो यहां पर ये मेरा विश्लेषण था मिथुन लगन का कि किस प्रकार मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य 12 घरों में किस करते हैं। तो आज इसके साथ में आपको एक टिप ऑफ द डे देना चाहूंगा। देखिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं नवनीत सर हमने नई गाड़ी ली, नया वाहन लिया, नया स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार ली, जब भी हम उसको घर लेकर आते हैं कहीं ना कहीं गाड़ी बच जाती है, या जब भी गाड़ी हम खरीदते हैं पहले 6 महीने के अंदर उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, या तो खड़ी गाड़ी को कोई मार जाता है पीछे से, या बैक करते हुए गाड़ी अपनी गेट में लग जाती है, या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हमारे नए व्हीकल के साथ होती है। उसके लिए मैं आप लोगों को रेमेडी दूंगा कि आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो। देखिए जब गाड़ी में एक्सीडेंट होता है या कहीं भी गाड़ी लगती बचती है तो 8th हाउस और मंगल की वजह से मैक्सिमम टाइम ऑफ जो है आपका एक्सीडेंट होता है। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी में लाल रुमाल में 7 छुआरे, जो छुआरे होते हैं वो 7 छुआरे लाल रुमाल में रखकर बांध कर अपनी गाड़ी में रख देते हैं। आपकी गाड़ी का नुकसान कभी नहीं होगा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। और जब भी आप गाड़ी घर से निकालें और जैसे ही स्टार्ट करें उसको चलाने लगें तो हनुमान चालीसा या हनुमान जी की कोई भी प्रार्थना या वंदना सबसे पहले गाड़ी में लगा दें। उस दिन मेरी गारंटी है कि आपकी गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगी, कभी भी लगेगी, कभी भी कहीं भी नहीं भी बजेगी। ये 100% गारंटी, क्योंकि मंगल से रिलेटेड होते हैं एक्सीडेंट। जब भी होते हैं ये एकदम इंस्टेंट जो इवेंट होता है, नेगेटिव इवेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, तो वो उसकी वजह से होता है। तो लाल रुमाल में जब भी आप छुआरे बांधकर आप अपनी गाड़ी में रख देंगे तो उन सर्कमस्टांसेस में आपकी जो गाड़ी का नुकसान है वो मिनिमल हो जाएगा, कभी बजेगा नहीं। और गाड़ी में घर से निकलने से पहले या गाड़ी में बैठते 5 मिनट के लिए हनुमान जी की कोई भी प्रार्थना, कोई कवच, संकट मोचन, कुछ भी आप पढ़ लीजिए। हनुमान जी जय राम श्री राम ऐसे ही कह दीजिए, आपकी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा। तो जब भी आप घर से भी कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एक लाल रुमाल में 7 छुआरे डालकर बांधकर जेब में ले जाइए और गाड़ी में जैसे ही शोरूम पे खरीदें उसमें आप रख दें, तो आपकी सेफ एंड साउंड जो है गाड़ी जो है वो घर आ जाएगी आपकी। तो ये मेरा आज का टिप था। आज वो लंबा हो गया क्योंकि मुझे एस्पेक्ट समझाने पड़े। वास्तु का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था मेरे पास जो मैंने आपको आज समझाना था, लेकिन अब समय नहीं है मेरे पास, तो मैं कल आपको वास्तु का एक समझाना चाहूंगा। 15 मिनट का कॉन्सेप्ट था लेकिन आपको मजा बहुत आना था उसमें। लेकिन फिर भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट अगर वो मुझे कुछ करते हैं तो मैं उनको डिनाई नहीं करता। नीरज जी की रिक्वेस्ट थी एस्पेक्ट्स के बारे में बताएं, मैंने 15-20 मिनट यहाँ लगाए, उनको बताया। वास्तु का एक जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट मेरे मन में था वो कल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।